नमस्कार दोस्तों, आर्डोर एडुडेंट के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं क्लाइमेट चेंज, मरीन हीट वेव और कोरल ब्लीचिंग के ऊपर। जब क्लाइमेट चेंज की बात करेंगे तो वहां मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इंडिया के अंदर एक डायलेमा बन चुका है। डायलेमा इन द सेंस कि क्या हम क्लाइमेट चेंज को रोकने की तरफ काम करें, क्या हम इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर काम करें। वहीं जब हम मरीन हीट वेव की बात करते हैं तो उसके जो पीछे कारण बताए गए हैं वो क्लाइमेट चेंज बताए गए। और मरीन हीट वेव की वजह से जो कोरल ब्लीचिंग है, जो कोरल रीफ्स का जो स्ट्रक्चर है वो कोरल ब्लीचिंग में बदल रहा है, जिसकी वजह से लगभग हर साल 30,000 से ज्यादा फिशेस की मृत्यु हो रही है। सबसे पहले टॉपिक हम समझेंगे मरीन हीट वेव। और मरीन हीट वेव समझने से पहले हमें कोरल रीफ्स को समझना होगा। जो कोरल रीफ्स हैं, ये पिक्चर आप देख पा रहे होगे, जो ये रंगीन पिक्चर है जिसमें आपको अलग अलग तरह के रंग आपको दिख रहे हैं, ये कोरल रीफ्स होता है। और जब कोरल रीफ्स की बात करते हैं तो एक प्लांट और एक एनिमल दोनों का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है। मतलब ये दोनों को साझे तौर पर काम करते हैं। जो प्लांट है उसका नाम होता है कोरल पोलिप्स, और वही जब एनिमल होता है उसका नाम है ज़ूज़ैंथला एल्गी। ये दोनों मिलकर साथ काम करते हैं और एक ऐसा स्ट्रक्चर आपको दिखाई देता है। लेकिन कोरल ब्लीचिंग क्या होता है? मतलब ये इन दोनों के बीच जो कोरल पोलिप्स है और ज़ूज़ैंथला एल्गी है, इनके अंदर दोनों के अंदर खटास आ जाए, ये एक साथ काम करना बंद कर दे, तो वहां हम बात करते हैं कोरल ब्लीचिंग हो गया। और कोरल ब्लीचिंग की वजह से हर जगह आपको जो सफेद व्हाइट स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है। अब जब हम दोनों टॉपिक की बात करते हैं तो वहां एक क्वेश्चन मार्क ही आता है कि ये किसकी वजह से होता है। जो कोरल रीफ्स है, जो स्ट्रक्चर ये दिखाई दे रहा है आपको, वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के विद इन एक मार्क हमने बना रखा है कि यहां आपको कोरल रीफ्स देखने को मिल सकते हैं। जो कोरल रीफ्स आपको दिखाई देंगे तो वहां जो एवरेज टेम्परेचर है वो आपको 27 डिग्री के आसपास देखने को मिलता है। अगर ये टेम्परेचर इससे ज्यादा होगा तो वहां आपको ये एरिया देखने को मिलता है। लेकिन क्वेश्चन मार्क ये भी है कि जो कोरल रीफ्स है वो आपको कहां देखने को मिलते हैं। जो कोरल रीफ्स है वो मैक्सिमम तौर पर आपको जो ट्रॉपिक्स का एरिया, मतलब ये जहां ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये नीचे आ गया ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री साउथ और 23.5 डिग्री नॉर्थ, इन दोनों के बीच का जो एरिया है अक्सर आपको वहां कोरल रीफ्स देखने को मिलते हैं। और जो कोरल रीफ्स है वो डेप्थ पर नहीं, आपको लगभग 100 मीटर डेप्थ, इससे कम एरिया के अंदर, इसके कम डेप्थ के अंदर ही देखने को मिल जाते हैं। ये तो हो गया शैलो कोरल रीफ्स। लेकिन कुछ ऐसे कोरल रीफ्स भी हैं जो मिड ओशनिक रिज है, जो लगभग आपको 3 से 4,000 की डेप्थ पर देखने को भी मिल जाते हैं। उसको डीप सी कोरल रीफ्स भी बोला जाता है। और कई बार इन कोरल रीफ्स को जो मिड ओशनिक रिज पर आपको मिलते हैं, इनको कोल्ड जो एरिया है, कोल्ड कोरल रीफ्स भी बोल देते हैं। अब क्वेश्चन हमारा ये नहीं है कि कोरल रीफ्स होते क्या है और कहां कहां मिलते हैं। क्वेश्चन ये है कि कोरल रीफ्स कोरल ब्लीचिंग में बदले क्यों। जो रंगीन जो स्ट्रक्चर था, एक अच्छा जो पिक्चर हमें दिखाई दे रही थी, वो व्हाइट कैसे हो गई, उसके पीछे का कारण, जब ये 27 डिग्री जो टेम्परेचर है, अगर इससे ज्यादा होगा तो वहां जो स्ट्रक्चर है कोरल ब्लीचिंग में दिखाई देगा। कोरल ब्लीचिंग के जो पीछे कारण है वो बताया गया है मरीन हीट वेव। अब जो टॉपिक हमारा, बैक टू टॉपिक आते हैं, मरीन हीट वेव क्या होती है। जो मरीन हीट वेव वो होती है 2 to 3 डिग्री नॉर्मल टेम्परेचर से ज्यादा। जब आप हीट वेव को पढ़ते, हीट वेव का मतलब होता है कि विंड का टेम्परेचर मान लीजिए 40 डिग्री है, और वही टेम्परेचर जब 5 से 6 डिग्री ज्यादा हो जाए
5 और 6, जो विंड है उसका टेम्परेचर 46 या 45 हो चुका है, उसको हम बोलेंगे हीट वेव। वहीं जब मरीन हीट वेव की बात करते हैं तो मरीन हीट वेव में जो वाटर का जो साइकिल है, जिसको हम करंट भी बोल सकते हैं, उस करंट का जो टेम्परेचर है 3 से 4 डिग्री से अबव हो जाए, तो वहां हम बोल सकते हैं कि अब मरीन हीट वेव, यानी एवरेज टेम्परेचर ऑफ ओशन इज इंक्रीज। अब बात यह है कि जो मरीन हीट वेव है वो टेम्परेचर बढ़ा चुकी है और उसके क्या क्या नुकसान हमने देखने को मिलते हैं। लगभग 30,000 जो फिश है वेस्टर्न जो ऑस्ट्रेलिया की कोस्ट है वहां मरी हुई देखने को मिली, सिर्फ और सिर्फ मरीन हीट वेव की वजह से। और मरीन हीट वेव और कोरल ब्लीचिंग का क्या कॉम्बिनेशन है, और वहां फिश जो मरी हुई है वो देखने को क्यों मिली। जैसे जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है वहां आपको सबसे ज्यादा प्लांट्स और एनिमल देखने को मिलते हैं, ऐसे ही जो कोरल रीफ्स है वो भी ओशन के रेन फॉरेस्ट है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है। कोरल रीफ्स के अंदर सबसे ज्यादा प्लांट और एनिमल्स मरीन के वो आपको देखने को मिलते हैं। मरीन हीट वेव की वजह से टेम्परेचर इंक्रीज हुआ और उस टेम्परेचर इंक्रीज होने के कारण कोरल ब्लीचिंग तो हुई है, उसके साथ साथ जो हजारों फिश थी उनकी मृत्यु भी हो गई। अब उसके जो पीछे कारण है वो है क्लाइमेट चेंज। वही हमारा जब दूसरा टॉपिक है, इंडिया रिस्पॉन्डिंग ऑफ क्लाइमेट। जो पेरिस एग्रीमेंट था उसमें हमने वादा किया था कि 2030 तक जितने भी टारगेट हम रखेंगे वो सारे अचीव कर लेंगे, लेकिन इंडिया ने बहुत अच्छे कदम उसके तरफ उठाए। वहीं जब जो डेवलप नेशन है अगर वो काम नहीं करेंगे तो 2030 की बजाय अगर हम उस टारगेट को 2035 यहां तक भी रखते तो वो क्लाइमेट चेंज के ऊपर अपना जो टारगेट है वो अचीव नहीं कर पाएंगे। वहीं जब डोनाल्ड ट्रंप हमारे प्रेसिडेंट बने हैं यूएस के, तो उन्होंने भी कहा है कि हम क्लाइमेट चेंज के लिए कोई पैसा नहीं देंगे। अब क्वेश्चन मार्क ये है कि क्या जो पूरा वर्ल्ड है पेरिस एग्रीमेंट के तहत 2030 में जो टारगेट रखे गए थे, नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन एनडीसी जिसको बोला जाता है, कि क्या वो देश अचीव कर पाएंगे। अब इंडिया के लिए भी एक डायलेमा खड़ा हो चुका है। डायलेमा क्या होता है? दो ही प्रकार की स्थिति। इंडिया के पास जो डायलेमा है उसका मतलब है कि इंडिया इकोनॉमिक ग्रोथ पर काम करे या फिर क्लाइमेट चेंज के लिए काम करे। अगर इकोनॉमिक ग्रोथ इंडिया 8% की अचीव करता है तो 2047 तक इंडिया एक विकसित भारत हो जाएगा, एक डेवलप्ड नेशन हो जाएगा। वहीं जब क्लाइमेट चेंज को लेकर बात करते हैं तो इंडिया 2070 तक कार्बन न्यूट्रल एक कंट्री होना चाहता है। कि क्या अब इंडिया जो चाइना का मॉडल है वो अपना पाएगा? क्योंकि चाइना ने जो मॉडल अपनाया है 1990s में, वहां जो चाइना है वो टेक्नोलॉजी के ऊपर ध्यान दे रहा था। जब वो टेक्नोलॉजी के ऊपर ध्यान दे रहा था तो उसने क्लाइमेट चेंज के टॉपिक को छोड़ दिया था, और उसी टाइम जो क्लाइमेट है वो एक पीक लेवल बन चुका था, क्योंकि वही हमें पता लगा था कि क्लाइमेट चेंज की वजह से ओजोन होल और जो दूसरे इफेक्ट हैं वो क्लाइमेट चेंज की दिखाई दे रही है। अब जो क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट है वो एक मास लेवल पर है, लेकिन जब 1990s का जो समय था वहां क्लाइमेट चेंज की वजह से जो इफेक्ट है वो बहुत कम दिखाई देते थे। अब इंडिया के पास एक मौका है कि वो अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर ध्यान दे सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो 2070 का जो हमारा कार्बन न्यूट्रल एक कंट्री होने का जो दावा है उससे हम कहीं ना कहीं दूर चले जाएंगे। वहीं जब इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करते हैं, अगर इंडिया चाहता है कि 2047 तक एक डेवलप्ड नेशन हम बने, तो वहां हमें क्लाइमेट चेंज को छोड़कर इकोनॉमिक ग्रोथ पर ध्यान देना पड़ेगा। अगर हम इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर ध्यान देते हैं तो वहीं जो क्लाइमेट चेंज का जो टारगेट है उससे हम दूर चले जाएंगे। अब देखना यह होगा कि
क्या अब इंडिया क्लाइमेट चेंज के लिए काम करेगा? क्योंकि उसके लिए जो डायलेमा है वो ये है, अगर इंडिया 2047 तक अपना न्यूक्लियर प्लांट्स हैं वो लगा लेते हैं, तो लगभग 100 गीगावाट की एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो उसके बाद भी इंडिया के पास बहुत सारे क्वेश्चन मार्क हैं, क्योंकि वहां से जो इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन है उसको अचीव नहीं कर पाएगा। इंडिया को न्यूक्लियर एनर्जी के साथ साथ सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी के ऊपर भी इतना ही ध्यान देना पड़ेगा। और इंडिया लगातार जो इंपोर्ट है, जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है, उसके ऊपर ध्यान दे रहा है। इंडिया चाहता है कि हम रिन्यूएबल एनर्जी पर अपना जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसको बढ़ाएं, लेकिन कहीं ना कहीं हम उससे दूर जाते जा रहे हैं। अब ये जो डायलेमा है ये कैसे सोल्व होगा? जो इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट एक ऐसा टॉपिक होता है कि जो ये बताता है कि इस पूरे प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से हमें इतना इन्वायरमेंटल लॉस होगा और इतना जो इकोनॉमिक प्रॉफिट है वो होगा। अब जो ये डायलेमा है ये इंडिया की तरफ से कैसे सोल्व होगा कि क्या इंडिया इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ साथ क्लाइमेट चेंज के ऊपर भी ध्यान दे पाएगा? लेकिन अब तक जो इंडिया ने किया है वो दोनों को साथ लेकर काम किया है। अगर इंडिया दोनों को साथ लेकर काम करता है, क्लाइमेट चेंज और जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, तो इंडिया को अपनी जो स्पीड है उसको बढ़ाना होगा। तब जाकर जो 2047 तक एक विकसित भारत हम बन सकते हैं और 2070 तक हम कार्बन न्यूट्रल एक कंट्री बन सकते हैं। लेकिन उसके साथ साथ जो क्लाइमेट चेंज की वजह से मॉनसून डिलेशन और साइक्लोन, लैंडस्लाइड्स, ये ऐसे जो अनसीन डिजास्टर में दिखाई दे रहे हैं, इसके साथ भी इंडिया को लड़ना होगा। इसके बाद जो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो भी डेवलपमेंट होगी हम आपके लिए लेकर आएंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज सब्सक्राइब टू आरडोर। आरडोर आपके लिए रोज शाम 7 बजे लाइव क्लास लेकर आता है ताकि आपकी तैयारी को और एनहांस कर सके और बूस्ट कर सके। धन्यवाद।